आई जो है वो माइक चाहता है कि MYK भी जुड़ जाए उसमें। की सरकार के जो बैसाखियां लगी हुई हैं उसमें से एक बिहार की बैसाखी भी है। नीतीश कुमार के द्वारा भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाना। यादव का भविष्य क्या है? द्वारा सदन में मीसा भारती के होते हुए अभय कुमार कुशवाहा को सदन का नेता बना। यादव गायब है, न तो वो मीडिया की सुर्खियों में है, न उसके कोई कार्यक्रमों की खबर आ रही है। के साथ हम लोगों को भी थोड़ी मतलब हमदर्दी ये दिखानी चाहिए कि थोड़ा आराम तो करें। जो 5% वोट है जो आबादी है, कुशवाहा वोट हॉटकेक बना हुआ है। कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी, जबकि वो बुरी तरह हारे हैं काराकाट से, तीसरे नंबर पे रहे। सम्राट चौधरी अयोध्या में जाकर अपना मुरेठा खोला है। पप्पी चौबे का एक बयान आया था कि हमें आयातित नेता नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कुशवाहा वोट में ऐसा क्या है कि सारी पार्टियां इसके पीछे पड़ी हुई। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीति, बिहार इस समय भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रदेश बना हुआ है। यूं कहें कि केंद्र की सरकार के जो बैसाखियां लगी हुई हैं उसमें से एक बिहार की बैसाखी भी है। बिहार की राजनीति में काफी उथल-पुथल भी इस समय चल रही है। आरजेडी ने जिस तरह से अपना कैंपेन स्टार्ट किया और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अस्वस्थता के बावजूद भी, अपनी पीठ में दर्द के बावजूद भी व्हील चेयर पर बैठ करके पूरे प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की रैलियां की और चुनाव प्रचार किया, लोगों में एक बात चर्चा का विषय बन गई कि क्या लालू युग लौटने वाला है। लालू प्रसाद यादव अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे। वो गांव-गांव जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के जिस तरह से मेहनत करते थे, तेजस्वी यादव में वही असर दिखने लगा। अब तेजस्वी यादव का भविष्य क्या है? क्योंकि चुनाव के बाद से तेजस्वी यादव गायब है, न तो वो मीडिया की सुर्खियों में है, न उसके कोई कार्यक्रमों की खबर आ रही है। आरजेडी का भविष्य क्या है और तेजस्वी यादव भविष्य में क्या कर सकने की स्थिति में है? इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बनते-बिगड़ते संबंधों को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं। खबरों के मायने क्या हैं? इस सबको समझने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हम लोगों के साथ में। चूँकि इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, शशि शेखर जी ने आज ही एक लेख लिखा है, उसको आप एबीपी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं, इसी के संदर्भ में। तो आज ये तय हुआ कि इसी पे हम लोग बात करेंगे। शशि भाई, अब आप आरजेडी जी और खास तौर से तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? हाँ विवेक भाई, आपने जैसा कहा कि वो दिख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। वो पिछले कुछ दिनों में आपको पता होगा, सारे देश को पता है कि बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाएं जो है बहुत ज्यादा हुई है। करीब 5-6 पुल अलग अलग जिलों में ध्वस्त हुए हैं। इसके अलावा जो आपराधिक कृत्य है, जो आपराधिक घटनाएं हैं और उसमें जो हत्याएं हुई है, उसकी घटनाएं भी काफी बढ़ी है। खुद डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी हैं, उन्होंने आकर बयान दिया कि अब हम काफी जीरो टॉलरेंस क्राइम पर अपनाएंगे और अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। तो मैं ये देख रहा था कि जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव दिख नहीं रहे, लेकिन मैं ये देख रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए लगातार आरजेडी पिन पॉइंटेड सरकार पर अटैक कर रही थी पुल गिरने को लेकर के, और जो रोज रोज की आपराधिक घटनाएं थी उस पर वो बकायदा स्लाइड्स बनाकर, वीडियोस बनाकर, और बड़ा पिन पॉइंटेड, मतलब कि मुझे यही बात कहनी है, ज्यादा न इधर न उधर। और इसका एक सोशल मीडिया की बात अपनी जगह है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लामबंदी को लेकर के, लोगों के बीच में जाकर के उनको इकट्ठा करना और दल को मजबूत करना, वो एक्टिविटीज से अभी बाहर हैं तेजस्वी। नहीं, अभी तो चुनाव एक खत्म हुआ है, दूसरा चुनाव शुरू होने में अभी वक्त है। हालांकि ये कयास है कि कभी भी चुनाव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नेताओं के साथ हम लोगों को भी थोड़ी मतलब हमदर्दी ये दिखानी चाहिए कि थोड़ा आराम तो करें। अब जितना राहुल गांधी या मोदी जी या बाकी नेताओं ने घूमा है, देश को नापा है, इसके बाद भी हम उनको कहें कि नहीं अब आप फिर घूमिए, तो ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो महीने 2 महीने का आराम तो बनता है। ज्यादती हो जाएगी, लेकिन उम्र का तकाजा है देखते हुए, चूंकि जो उम्र का मामला है उसको देखते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए प्रधानमंत्री।
कहते हैं कि वो 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, और चुनाव खत्म होने के बावजूद वो हर रोज लगे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ न कुछ। आज खिलाड़ियों से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। नहीं, देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, उनके जिम्मे पूरा देश है, और देश ही नहीं पूरी दुनिया है, एक अंतर्राष्ट्रीय मामला भी वो देखते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज और शामिल कर सकते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल भी है, तो बायोलॉजिकल लोगों से पता नहीं, वो उन्होंने ये कहा था कि परमात्मा की बात कुछ की थी। ठीक है, सबको परमात्मा ने भेजा है इस धरती पर, मुझे भी आपको भी। परम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, और परम ब्रह्म की का देश है ये। कण कण में भगवान है, कण कण में ब्रह्म है, तो सब ब्रह्म का अंश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको जो मजा लेना है लेने दीजिए। फिलहाल हम लोग तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, बिहार की बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अटैक वो लगातार सरकार पर कर रहे हैं, बड़ा पिन पॉइंटेड कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि कल या परसों, शायद कल ही, नीतीश कुमार ने सारे अधिकारियों के साथ बैठक की है, और बड़े सख्त लहजे में, बड़े विनम्र लहजे में उन्होंने कहा है कि भाई चीजों को ठीक करो। तो ये विपक्ष का काम होता है, सरकार को जगाना, सरकार पर दबाव बनाना। वो काम मुझे लगता है राजद बखूबी कर रहा है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पिछले 2-3 दिनों में हुआ है बिहार में, इसके बड़े दूरगामी असर होने वाले हैं बिहार में भी, और संभवतः केंद्र में भी। बिहार में क्या हो सकता है कि इस वक्त बिहार का जो 5% वोट है, जो आबादी है, कुशवाहा वोट हॉटकेक बना हुआ है। आप देखिए कि बीजेपी ने कहा कि हम उपेंद्र कुशवाहा को, मतलब ऐसी खबर है, मीडिया में खबर है, बीजेपी ने कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, ऐसी खबर है कि बीजेपी एनडीए मतलब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी, जबकि वो बुरी तरह हारे हैं, काराकाट से तीसरे नंबर पे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि सम्राट चौधरी अयोध्या में जाकर अपना मुरेठा खोला है, पगड़ी उतार कर चले आए प्रभु श्री राम के चरणों में। और उससे पहले जब विनोद तावड़े आए थे, भाजपा के बिहार प्रभारी, तो उस मीटिंग से कथित तौर पे थोड़ा नाराज होकर या वो निकल गए थे बीच में सम्राट चौधरी, क्योंकि अश्विनी चौबे का एक बयान आया था कि हमें आयातित नेता नहीं चाहिए बीजेपी में। उस बयान के भी कुछ अर्थ है, और ऐसी स्थिति में एक कुशवाहा नेता को, हारे हुए नेता को राज्यसभा भेजना बीजेपी के द्वारा, आरजेडी के द्वारा सदन में मीसा भारती के होते हुए अभय कुमार कुशवाहा को सदन का नेता बनाना, और नीतीश कुमार के द्वारा भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाना, ये 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जो इस वक्त बिहार में बड़ी चर्चा का केंद्र है, और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस कुशवाहा वोट में ऐसा क्या है कि सारी पार्टियां इसके पीछे पड़ी हुई हैं। माई जो है वो माइक चाहता है कि MYK भी जुड़ जाए उसमें, तो 30% माई में, अब माइक को माइक की जरूरत पड़ रही है, आप ऐसा बोल रहे हैं? माई को माइक चाहिए, माई को माइक चाहिए, मतलब सीधे सीधे 5% वोट जो है वो कंसोलिडेटेड चाहिए। बीजेपी को पता है कि विधानसभा के चुनाव में जो यादव वोट बैंक है 14%, जो लार्जेस्ट ओबीसी चंक है, वो विधानसभा चुनाव में आमतौर पर आरजेडी के साथ रहता है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर ले जाते हैं। तो नन यादव ओबीसी में जो सेकेंड लार्जेस्ट चंक है वो आपको कुशवाहा है 5%, और कुर्मी लगभग 3%। तो लव और कुश समीकरण कहा जाता था उसको बिहार में। तो जिसका स्वाभाविक दावेदार और नेता शुरू से, आज से नहीं, समता पार्टी के जमाने से नीतीश कुमार को माना जाता था, लेकिन भाजपा उसमें अब सेंधमारी करना चाह रही है। पहले उसने सम्राट चौधरी को भाजपा अध्यक्ष बनाया, फिर डिप्टी सीएम बनाया, जो कुशवाहा जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को अपने एनडीए में शामिल किया, उनके हारने के बाद भी उनको राज्यसभा में भेजने की बात हो रही है। तो आखिर भाजपा चाहती क्या है? पहले तो ये चाहती है कि वो जो 5% कंसोलिडेटेड वोट है वो हमारे साथ आए, लेकिन इसका असर नीतीश कुमार की राजनीति पर क्या पड़ेगा,
ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बड़ा, इसका दूरगामी जवाब और परिणाम मुझे लगता है कि निकल सकता है। जी। माई नहीं माइक चाहिए, माई नहीं माइक चाहिए। मतलब नए समीकरणों के साथ में अब राजनीति में उतरना पड़ेगा तेजस्वी राजद यादव को, को। और वो समझ, और आपके हिसाब से वो राजद इसको साधने का प्रयास कर रही है। बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार का अगला जो विधानसभा का चुनाव है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और कहें कि मीडिया के गलियारों में एक खबर इस बात को लेकर के बहुत तेजी से फैल रही है कि वहां जेडीयू समय से पहले चुनाव चाहती है। दूसरा, आर्थिक पैकेज को लेकर के कोई बात अभी बन नहीं रही है। इसको लेकर के क्या संबंधों पे असर पड़ने वाला है? क्योंकि नीतीश बाबू बड़ी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं। सुशासन बाबू के बारे में कहा गया कि अभी उन्होंने अपने प्रमुख सचिव के हाथ जोड़ करके कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि बिहार में भूमि के सर्वे का काम 25 जुलाई से पहले कर लें, कहें तो मैं आपके पैर पकड़ लेता हूं। तो वो बहुत जो छटपटाहट दिखाई दे रही है, शायद मेरे ख्याल में इस बात पे थोड़ा बल लगाती है, इस बात पे थोड़ा पुष्टि करती है कि बिहार में जेडीयू समय से पहले खासतौर से हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का जो चुनाव है, उसके साथ चुनाव चाहती है। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? दूसरा एक सवाल और इसी में मैं जोड़े देता हूं कि आपने कहा कि अश्विनी चौबे के बयान को आपने कोट किया और कहा कि उन्होंने कहा आयातित नेता नहीं चाहिए। दूसरा उनका बयान था कि उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पूरी बीजेपी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डायरेक्ट तो किसी ने बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन पीछे से कई नेताओं ने, छोटे छोटे नेताओं ने, प्रदेश स्तर के नेताओं ने कहा कि नहीं जी, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और नीतीश जी की पूरी लॉबी लगी इसको कहने में कि नहीं, ये बात हो गई प्रधानमंत्री जी से, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आयातित नेताओं की बात करने के बाद, अश्विनी चौबे की बात करने के बाद, एक बात ने और तूल पकड़ाया, और वो ये कि भविष्य में सम्राट चौधरी अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं। उनको कहा गया है कि दो में से एक पद रखें। इसका मतलब जो अश्विनी चौबे का बयान है उसमें से एक बात तो होती दिखाई दे रही है, दूसरी बात पर्दे के पीछे है। क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, खासतौर से भाजपा और जेडीयू के संबंधों को लेकर के भविष्य में आप क्या देखते हैं? विवेक भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं बात वही है, और जो मेरी समझ है वो ये बताती है कि केंद्र में समर्थन की जो एकमात्र कीमत नीतीश कुमार को मिली, वो सिर्फ यही आश्वासन कि 2025 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मतलब आप सीएम रहेंगे, हम यहाँ केंद्र में रहेंगे और आप वहाँ सीएम रहेंगे। क्योंकि इनको मंत्रालय भी जो मिला वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मिला। अभी जो राष्ट्रीय अधिवेशन इन्होंने दिल्ली में किया, उसमें दो मामले थे, बड़े महत्वपूर्ण दो मामले थे कि या तो स्पेशल स्टेटस दिया जाए बिहार को, या विशेष पैकेज दिया जाए। और दूसरा कि जो 65% प्लस 10%, 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये भी इन लोगों ने पारित किया है उसमें। क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी आरक्षण वाली बात, तो ये मैंने कहा था कि जब हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है तो सुप्रीम कोर्ट भी संभवतः इसको खारिज करेगा, क्योंकि खुद उसकी एक सीलिंग है, 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप। तमिलनाडु में हुआ है, आरक्षण के मामले को 9वीं अनुसूची हाँ, में डाला लेकिन वो संविधान की 9वीं अनुसूची में है। जी, वो संविधान की 9वीं अनुसूची में है, और संविधान की 9वीं अनुसूची का प्रावधान ये है कि उस अनुसूची में जो भी चीजें रख दी जाती हैं उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने बार बार यही कहा कि नीतीश जी, आप जनता को बेवकूफ मत बनाइए, आप कोर्ट का दरवाजा मत खटखटाइए। आपकी अब सरकार है, आप सीधे सरकार पर दबाव बना करके आरक्षण के इस मसले को 9वीं अनुसूची में डालिए, ताकि 75% आरक्षण बिहार के लोगों को, बहुसंख्यक आबादी को मिल सके। यही बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं, और इस संबंध में इन लोगों ने पारित भी किया है। लेकिन अब ये दोनों मांगे पूरी होंगी, कब पूरी होंगी, नहीं होंगी, ये तो भाजपा के लोग जाने। ये है कि इन दोनों मांगों को छोड़ दो, एक भी मांग पे चर्चा तक नहीं हो रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, केंद्रीय जो राज सत्ता है उसकी तरफ से, सिंगोल वाली राज सत्ता, मतलब मैं थोड़ा और इसके बाद और चर्चा नहीं हो रही है, तब मतलब नीतीश जी का अगला कदम आप क्या देखते हैं? जो वो अनएक्सपेक्टेड मैं वही कह रहा हूँ विवेक भाई, भाजपा जो और प्रधानमंत्री जो है वो सरप्राइजिंग
कुछ डिसीजन लेते हैं जो लोगों के लिए सरप्राइजिंग होता है, और नीतीश जी मुझे लगता है उससे ज्यादा सरप्राइजिंग है। तो अब भविष्य में नीतीश जी क्या निर्णय ले सकते हैं, आपको मतलब इस पे क्या आपकी टिप्पणी? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर उनकी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया तो इनके और उसके ऊपर ये बात भी अगर भाजपा के लोग करेंगे कि हम अपने बूते सरकार बनाएंगे या हम अब बड़ा भाई नहीं मानेंगे उनको, तो फिर नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचेगा। और जो मौजूदा घटनाक्रम है, सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल इवेंट इस वक्त बिहार का है, जो कुशवाहा वोट बैंक की बात मैं कर रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा को इस बात की इजाजत देंगे कि वो कुशवाहा वोट में सेंधमारी करके और नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक, ऐसे तो नीतीश कुमार कास्ट पॉलिटिक्स से अलग जाकर के सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, पिछड़े वर्ग को ओबीसी, एमबीसी, ईबीसी, दलित को दलित, महादलित, मुसलमान को पसमानदा मुसलमान, इस तरह से उन्होंने बांट कर शुरुआत से अब तक अपना एक अलग वोट बैंक, फिर पंचायत में आरक्षण देकर, महिलाओं में नौकरियों में आरक्षण देकर महिलाओं को नशाबंदी करके एक आधी आबादी मतदाताओं को उन्होंने लुभाने की कोशिश की। इसी वजह से तो उनका वोट परसेंट पिछले बार के विधानसभा चुनाव से बढ़कर 4% बढ़ा है और इस बार 19%, 18.5% वोट उनको मिला है अकेले। बीजेपी को मुझे लगता है 20-21% है, 20%, 20.5%, और जेडीयू को 18.5% वोट है इस लोकसभा चुनाव में। तो वो सिर्फ कुर्मी और कुशवाहा के भरोसे तो नहीं है, उनका वोट बैंक थोड़ा सा व्यापक है, लेकिन जो कोर वोट बैंक है, कुर्मी कुशवाहा, लव कुश की जोड़ी, जिसके स्वाभाविक और नेचुरल दावेदार शुरू से नीतीश कुमार रहे हैं, उसमें भी अगर आप सेंधमारी करना शुरू कर देंगे तो क्या नीतीश कुमार आपको ऐसा करने का मौका देंगे, इजाजत देंगे या करने देंगे आसानी से? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो करने देंगे। सवाल बड़ा है कि भविष्य में अपने वोटों में सेंध मारते हुए क्या वो देखते रहेंगे या ऐसा करने की इजाजत देंगे। नीतीश कुमार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, और दो तरफ से बात उठती है। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि मैं फकीर आदमी हूं, जब चाहूंगा झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन नीतीश जी कई बार झोला उठा के चल देते हैं। वो एक घर से निकलते हैं और अपने भतीजों के पास पहुंच जाते हैं, कभी भतीजों के घर से रूठ के चलते हैं तो झोला उठा के दूसरे घर में पहुंच जाते हैं। ये नीतीश जी का स्वभाव है, और आने वाले समय में देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्या बड़ा उथल पुथल होने जा रहा है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि शशि शेखर जी जो लेख लिखते हैं वो आप एबीपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर के पढ़ सकते हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम लोगों के पुराने साथी हैं। शशि भाई का प्रेम है और इसलिए है कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हम लोगों के लिए देते हैं, जो आपके सामने बहुत सारी चीजों को साफ करने का काम हम लोग इस कार्यक्रम में करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका सहयोग हम लोगों का हौसला बढ़ाएगा और हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।